भाग्यश्री अपने नाम के विपरीत थी। कुछ भी नहीं था उसके पास अपने नाम जैसा। बचपन से लेकर अब तक माता पिता की उपेक्षा ही सही, लेकिन फिर भी मायके में प्यार पाने की उम्मीद उसने कभी नहीं छोड़ी। तबीयत कैसी है माँ? दयनीय दृष्टि से देखती भाग्यश्री ने पूछा। माँ ने सिर हिलाकर इशारा किया। ठीक है। कुछ पल माँ जमीन की ओर देखती रही। अनायास आंखों से आंसू की झड़ी झड़ने लगी। सुस्त हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाकर अपने सुकड़े कपोल तक ले गई। आंसू पहुंचकर बोली, प्रकृति की मर्जी है बेटा। परिवार के प्रति आक्रोश दबाती हुई भाग्यश्री ने कहा, प्रकृति की मर्जी कोई नहीं जानता, किंतु तुम्हारे लापरवाह बेटे को सभी जानते हैं। और पिताजी की तानाशाही, दोनों के प्रति तुम्हारे समर्पित भाव का प्रतिदान तुम्हें यह मिला कि तुम दोनों की मानसिक चोट से आहत होकर यहाँ तक पहुँच गई। जिंदगी जकड़ कर रखना चाहती है, लेकिन मौत तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। माँ ने आहत स्वर में कहा, क्या किया जाए, सब समय की बात है। भाग्यश्री ने अपनी आंखों को पोंछकर कहा, दवा तो ठीक से ले रही हो ना? कोई कमी तो नहीं है ना? पल भर माँ चुप रही, फिर बोली, नहीं, दवा तो लाता ही है। कौन, बाबू? भाग्यश्री ने पूछा। और नहीं तो कौन? तुम्हारे पिताजी लाएंगे क्या? गोबर भी काम में आ जाता है, घोंसले के रूप में, लेकिन वे इससे भी गए गुजरे हैं। वही ठीक रहते तो किस बात का रोना था? कुछ आक्रोश में माँ ने कहा। भाग्यश्री सिर झुकाकर बातें सुनती रही। और एक बेटा है, वो अपने आप में लीन रहता है, कमरे में झांक कर भी नहीं देखता। आने में देरी हो जाए तो मन घबराता है। देरी का कारण पूछती हूँ तो बरस पड़ता है। घर में नहीं रहने पर इधर बाप की चिल्लाहट सुनो, और आने पर कुछ पूछो तो बेटे की झिड़की सुनो। बस ऐसे ही दिन काट रही हूँ। आंसू पोंछती हुई माँ ने कहा। हाँ, लेकिन सेवा तुम्हारे पिताजी करते हैं। मूड ठीक रहा तो ठीक, नहीं तो दो चार बातें सुनाकर ही सही, मगर करते हैं। भाग्यश्री ने कई बार सोचा कि माँ की सेवा के लिए एक आया रख दें, मगर इसमें भी समस्याएं थी। एक तो ये कि इस माहौल में आया रहेगी नहीं। हर वक्त तनाव की स्थिति, बाप बेटे के बीच वाक युद्ध, अशांति ही अशांति। सब कुछ भी खा लें, मगर आया को तो ढंग से खिलाना पड़ेगा। दूसरा ये कि भाग्यश्री की सहायता घर वाले स्वीकार करेंगे। इन सब कारणों से वो लाचार थी। वो माँ के पास बैठी थी, तभी उसके पिताजी आए। औपचारिकतावश भाग्यश्री से प्रणाम किया, फिर चुपचाप बैठी रही। भाग्यश्री ने अपने पिताजी की ओर देखा। उनके चेहरे पर क्रोध का भाव था। निस्संदेह वो भाग्यश्री के प्रति था। पिछले 10 वर्षों में वो बहुत कम आई। जब उसने अपनी मर्जी से शादी की, पिताजी ने उसे त्याग दिया। माँ भी पिताजी का समर्थन करती, किंतु माँ तो माँ होती है ना। माँ अपना मोह त्याग नहीं पाई थी। शादी भी एक संयोग था। स्नेह दीप के बिना जीवन अंधकार में रहता है। प्रकाश की खोज करना हर व्यक्ति की प्रवृत्ति है। व्यक्ति को यदि अपने परिवेश में स्नेह ना मिले तो बूंद भर स्नेह की लालसा लिए उसकी दृष्टि आकाश को निहारती है। शायद स्वाति बूंद उस पर गिर पड़े। जहाँ आशा बनती है, वहाँ वो स्वयं भी बन जाती है। भाग्यश्री के साथ भी ऐसी ही बात थी। नाम के विपरीत विधाता का लिखा दोष किसका है? इस सर्वेक्षण का अब समय नहीं रहा। लेकिन एक और जहाँ भाग्यश्री का खूबसूरत ना होना उसके बुरे समय का कारण बना, वहीं दूसरी ओर पिता का गुस्सैल स्वभाव भी। कभी भी उन्होंने घर की परिस्थितियों को देखा ही नहीं। बस जो चाहिए मिलना चाहिए, अन्यथा घर सिर पर उठा लेते। घर की विषम परिस्थितियों ने ही भाग्यश्री को समझदार बना दिया। ना कोई इच्छा, ना कोई शौक, बस उदासीनता की चादर ओढ़कर वो वर्तमान में जीती गई।
परिश्रमी तो वो बचपन से ही थी। छोटे बच्चों को पढ़ाकर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसका एक छोटा भाई था। बहुत मन्नत के बाद उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसे पाकर माता पिता का दर्द आसमान छूने लगा था। पुत्र के प्रति आसक्ति और भाग्यश्री के प्रति विरक्ति, ये इस घर की पहचान थी। लेकिन उसे अपने एकांत जीवन से कभी ऊब नहीं हुई, बल्कि अपने एकाकीपन को उसने जीवन का पर्याय बना लिया था। कालांतर में हरदेव के आत्मीय संसर्ग के कारण उसके जीवन की दिशा ही नहीं बल्कि परिभाषा भी बदल गई। बहुत ही साधारण युवक था वो, लेकिन विचार उदात्त था। सादगी में विचित्र आकर्षण था। भाग्यश्री ना तो खूबसूरत थी, ना पिता के पास रुपए थे, और ना ही वो सभ्य माहौल में पली बड़ी थी। किंतु पता नहीं हरदेव ने उसके हृदय में कौन सा अमृत रस का स्रोत देखा, जिसके आजीवन पान के लिए वो परिणय सूत्र में बंध गया। हरदेव के माता पिता ने इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार किया। भाग्यश्री के माता पिता ने उसके सामने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, मगर पीठ पीछे बहुत कोसा। यहाँ तक कि वे लोग ना इससे मिलने आए, ना ही उन्होंने इसे घर बुलाया। खुश रहकर भी भाग्यश्री मायके के संभावित दुखद माहौल से दुखी हो जाती। उपेक्षा के बाद भी वो अपने मायके के प्रति लगाव को जब्त नहीं कर पाती, और यदा कदा माँ पिताजी भाई से मिलने आती, किंतु लौटती तो अपमान के आंसू लेकर। कुछ माह बाद ही भाग्यश्री को मालूम हुआ कि उसकी माँ लकवे का शिकार हो गई है। घबराकर वो मायके आई। अपाहिज माँ उसे देखकर रोने लगी, मानो बेटी के प्रति जितना भी दुर्भाव था वो बह निकला हो। किंतु पिताजी की मुद्रा कठोर थी। माँ अपनी व्यथा सुनाती नहीं, लेकिन पिताजी मौन थे। आर्थिक तंगी तो घर में पहले से ही थी, अब तो कंगाली में आटा भी गीला हो गया था। माँ के पास वो कुछ देर बैठी रही। वे बहुत साहस कर माँ को रुपए देकर कहने लगी, इलाज में कमी ना करना माँ, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी, तुम चिंता ना करना। उसकी बातों को सुनते ही पिताजी का मौन भंग हुआ। बहुत ही उपेक्षित ढंग से उन्होंने कहा, हम लोग यहाँ जैसे भी हैं ठीक हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिट्टी में इज्जत मिलाकर आई है जान बचाने। विकृति भाव चेहरे पर आच्छादित था। कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे आने पर ये रोएगी ही, इसलिए ना आओ तो अच्छा रहेगा। घर में उसकी उपेक्षा नई बात नहीं थी। आंसू भरी आंखों से माँ को देखती हुई उदासी के साथ वो लौट गई। माता पिता ने उसे त्याग दिया, मगर वो त्याग नहीं पाई थी। इस बार 5वीं बार वो सहमी सहमी माँ के घर आई थी। इस बार ना उसे उपेक्षा की चिंता थी, ना पिताजी की क्रोध का भय था, और ना आने पर संकोच। माँ के दुख के आगे सभी मौन थे। उसे याद आई छोटे भाई के प्रति माता पिता का लगाव देखकर वो यही समझ बैठी थी कि ये घर उसका नहीं, खिलौने आए तो उस भाई के लिए ही। उसे याद नहीं कि उसने कभी खिलौने से खेला भी था। खीर बनी तो पहले भाई ने ही खाई, उसके खाने के बाद ही उसे मिली। माँ से पूछती, हर बार उसी की सुनी जाती, मेरी बात क्यों नहीं? गलती अगर बाबू करे तो दोषी मैं ही हूँ। क्यों? लापरवाही के साथ बड़े गर्व से माँ कहती, उसकी बराबरी करोगी, वो बेटा है, मरने पर पिंडदान करेगा। माँ के इस दुर्भाव को वो नहीं भूली। पति के घर में हर सुख होने के बाद भी वो अतीत से निकल नहीं पाई। बार बार उसे चुभन का एहसास होता रहा, लेकिन अब माँ की विवशता, लाचारी और कष्ट के सामने उसका अपना दुख तुच्छ था। कुछ पल वो माँ के पास बैठी रही, फिर बोली, बाबू कहाँ है? बचपन से ही वो भाई को बाबू बोलती आई थी, यही उसे सिखाया गया था। होगा अपने कमरे में, विरक्त भाव से माँ ने कहा। भाग्यश्री कमरे में जाकर बाबू के पास बैठ गई। पत्थर पर
फूल की क्यारी लगाने की लालसा में उसे कुछ पल अपलक देखती रही। फिर साहस समेटकर बोली, आज तक इस घर ने मुझे कुछ नहीं दिया है। बहन बेटी को देना बड़ा पुण्य का काम होता है। बाबू आश्चर्य से उसे देखने लगा, क्योंकि किसी से कुछ मांगना उसका स्वभाव नहीं था। क्या कहती हो दीदी, क्या दूं? बाबू ने पूछा। मन का चैन, याचक बनकर उसने कहा। बाबू चुप रहा। बाबू के चेहरे का भाव पढ़कर उसने आगे कहा, देखो बाबू, हम दोनों यहीं पले बड़े, लेकिन तुम्हें याद है, माँ पिताजी का सारा ध्यान तुम्हीं पर रहता था। तुम ही उनके लिए सब कुछ हो। उनके विश्वास का मान रख लो, मुझे मेरे मन का चैन मिल जाएगा। बोलते बोलते उसका गला भर आया। कुछ रुककर फिर बोली, याद है ना, माँ तुम्हें छिपकर पैसा देती थी जलेबियाँ खाने के लिए। मैं मांगती तो कहती, इसकी बराबरी करोगी, ये बेटा है, आजीवन मुझे देखेगा, और मैं चुप हो जाती थी। माँ के इस प्रेम का मान रख लो बाबू। पहले उसके दुर्भाव पर दुख होता था, अब उसकी व्यवस्था पर। दुख मेरे समय में ही रहा। तुम क्या कह रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ खींच कर बाबू ने कहा, क्या कमी करता हूँ? दवा, उचित खाना पीना सभी तो हो रहा है, क्या कमी है? आत्मीयता की कमी, भागश्री का संक्षिप्त उत्तर था। चोर बोले जोर से, ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है। खींचकर बाबू बोला, हाँ हाँ, मैं गलत हूँ, मगर तुमने कौन सी आत्मीयता दिखाई? आज भी कोई पूछता है कि भाग्यश्री कैसी है तो लगता है कि व्यंग से पूछ रहा है। बाबू की ये बात उसे चुभ गई। आंखें नम हो गई, मगर धीरे से कहने लगी, हाँ, मैंने गलत काम किया है। तुम लोगों के सताने पर भी मैंने आत्महत्या नहीं की, बल्कि जिंदगी को तलाशा है। यही गलती हुई है ना? बाबू चुप रहा। देखो बाबू, भरे हुए कंठ से उसने कहा, बहस नहीं करो। मैं इतना जानती हूँ कि माँ पिताजी होते हैं। मैंने इतना अन्याय सहकर भी मन मैला नहीं किया। फिर तुम्हें क्या शिकायत है कि उनके सुख दुख में हाल भी ना पूछो? दवा से ज़्यादा संभाव का असर होता है। कौन कहता है? बात का रुख बदलते हुए बाबू ने कहा, कौन शिकायत करता है? क्या नहीं करता? तुम्हें पता है सारी बातें। कौन सा ऐसा दिन है जब पिताजी मुझे नहीं कोसते? एक सरकारी नौकरी न मिली कि नालायक, निकम्मा, विशेषणों से अलंकृत करते रहते हैं। बीती बातों को उखाड़ उखाड़ कर घर में कोहराम मचाए रहते हैं। घर की शांति भंग हो गई है। वो अपने आंसू पहुँचने लगा। बात जब पिताजी पर आई तो कमरे में आकर चीखते हुए भागश्री को बोलने लगे, हमारे घर के मामले में तुम कौन हो बोलने वाली? कौन तुम्हें यहाँ की बातें बताता है कि मेरा बेटा है? मैं से कुछ बोलूँ तो तुम्हें क्या? ये हमें लात मारे, तुम्हें क्या मतलब? बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। भागश्री को भी क्रोध आ गया। वो कुछ बोली नहीं, बस आक्रोश से अपने पिताजी को देखती रही। पिताजी का चीखना जारी था, तुम अपने घर में खुश रहो, हमारे घर के मामले में तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। हमारा घर, पिताजी का घर, बाबू का घर, मेरा नहीं। हाँ, पहले भी तो नहीं था, और अब शादी के बाद? भागश्री मन में सोच रही थी। पिताजी को बोलते देख माँ ने आवाज़ लगाई। भागश्री माँ के पास चली आई। माँ ने रोते हुए कहा, समय तो किसी का कोई बदल नहीं सकता ना बेटा। मेरे समय में ही दुख लिखा है, इसलिए तो बाप बेटे की मत मारी गई। आपस में भिड़कर एक दूसरे का सर फोड़ते रहते हैं। तुम बेकार मेरी चिंता करती हो। तुम यहाँ कोई नहीं सराहता, फिर क्यों आती हो? ये कहती हुई वो फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के प्रति उत्पन्न आक्रोश ममता में घुल गया। कुछ देर तक भागश्री सिर नीचे किए बैठी रही, आंखों से आंसू बहते रहे। अचानक उठी और बाबू से बोली, माँ, मेरी भी है। इसकी हालत में सुधार यदि नहीं हुआ
तो बलपूर्वक मैं अपने साथ ले जाऊंगा, कहती हुई वो चली गई। मोहल्ले में ही उसका मुंह बोला एक भाई था, कुंदन। वो बाबू का दोस्त भी था। उदास होकर लौटती भाग्यश्री को देखकर वो उसके पीछे दौड़ा। दीदी दीदी, ओ दीदी। भाग्यश्री ने पीछे मुड़कर देखा। बनावटी मुस्कान अधरों पर बिखेर कर हालचाल पूछने लगी। उसे मालूम हुआ कि फिजियोथेरेपी द्वारा वो इलाज करने लगा है। उसकी उदास आंखें चमक उठी। याचना भरी आवाज में कहा, भाई मेरी माँ को भी देख लो। चाची जी को? हाँ, स्थिति ठीक नहीं है, ये सुना, लेकिन किसी ने मुझसे कहा ही नहीं, कुंदन ने कहा। मैं कह रही हूँ ना, व्यग्र होते हुए भाग्यश्री ने कहा। 2 पल दोनों चुप रहे। कुछ सोचकर भाग्यश्री ने फिर कहा, लेकिन भाई ये बताना नहीं कि मैंने तुम्हें भेजा है, नहीं तो माँ का इलाज करवाने नहीं देगी सब। लेकिन क्या कहूँगा, यही कि बाबू के मित्र हो इसलिए इंसानियतवश। और हाँ, भाग्यश्री ने अपने बटुए में से 1000 रुपया निकाल कर देते हुए कहा, तो मेरा पता लिख लो, मेरे घर आकर ही अपना मेहताना ले लेना। कुंदन उसे देखता रहा। भाग्यश्री की आंखों में कृतज्ञता छाई थी। बोली, भाई तुम्हारा एहसान मैं याद रखूँ, बस मेरी माँ को ठीक कर दो। कुंदन सिर हिलाकर कह रहा था, ठीक है। 2 माह बाद वो फिर से मायके आई। हालांकि कुंदन से उसे मालूम हो गया था कि माँ की स्थिति में बहुत सुधार है, फिर भी वो देखना चाहती थी। भाग्यश्री के मन में एक अज्ञात भय था, जैसे कोई किसी दूसरे के घर में प्रवेश कर रहा हो, वो भी चोरी चोरी। जैसे जैसे घर निकट आ रहा था, उसके कदम की गति धीमी होती जा रही थी और हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वहां पर पहुंचकर उसने बरामदे में झांका। माँ, पिताजी और बाबू तीनों बैठकर चाय पी रहे थे। सभी प्रसन्न थे, आपस में बातें करते हुए हंस रहे थे। भाग्यश्री ने शायद ही कभी ऐसा दृश्य देखा होगा। भाग्यश्री वहीं ठहर गई। उसने अपने भाई से मन का चैन मांगा था, भाई ने उसे दे दिया। मायके से प्राप्त उपेक्षा तो उसका दुख था ही, लेकिन ये मन का चैन उसका सुख था। ठीक ही है, उसने सोचा, मैं तो इस घर के लिए कभी थी ही नहीं, फिर अपना स्थान क्यों ढूंढूं? आज मन का चैन मिला, इससे बड़ा मायके का उपहार क्या होगा। मन का चैन लेकर वो वहीं से लौट आए, बिन बुलाए, कभी न जाने के लिए। बाहर निकलकर नम आंखों से अपने मायके का घर देख रही थी। अनायास उसके अधरों पर वेदना के साथ एक मुस्कान दौड़ आई। उंगली से इशारा करती हुई भरे हुए कंठ से वो बुदबुदाई, मुझे पता है पिताजी, एक दिन आप मुझे बुलाएंगे जरूर। मन का चैन पाकर वो प्रसन्न थी, किंतु मायके के विद्रोह से उसका अंतर्मन बिलक रहा था। उसने मन से पूछा, लेकिन कहाँ बुलाएंगे? मन ने उत्तर भी दे दिया, जल्दी ही बुलाएंगे। अपनी आंखों को पोंछती हुई वो एकाएक मुड़ी और अपने घर की ओर चल दी। मन में विश्वास था कि एक दिन बुलावा आएगा। हाँ, बुलावा आएगा जरूर। तो दोस्तों, ये थी एक घर की कहानी जो बहुत ही मन को छूने वाली थी और शायद आपके मन को भी छुई होगी। तो दोस्तों, यदि कहानी आपको सही लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।